आजकल के रिश्तों में हमने बहुत देखा है कि लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में हम इन सब चीज़ों को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कुंडली से हर चीज़ प्रिडिक्ट करी जा सकती है। धनु राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और मीन राशि के लिए 2026 इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारी चीज़ों को हैं जो जान सकते हैं, परख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर, लोग क्यूरियस भी तो उतने ही है ना जानने के लिए, तो फिर लोग जिनके पास जाते हैं वो सामने जाते हैं, उनको कुछ भी बता देते हैं। देखिए, पता है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी क्यों चल रही है और कैसे चल रही है, मैं आपको ये बताता हूँ। नमस्ते व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस मैजिकल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर। वो है मैरिज और हमारे रिश्ते। 2026 में हमारे लिए प्लेनेटरी पोजीशंस कैसी रहने वाली हैं, किन राशि वाले जातकों को लव मैरिज करनी चाहिए, किन की अरेंज मैरिज होगी और उनकी शादी कैसे चलेगी। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी, जो हमें अपने एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से बताएंगे कि कैसे हमें अपने रिश्तों में अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ेगा और कैसे हम हमारे रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। तो बिना देरी के स्वागत करते हैं सर का, और सर से ही जानते हैं कि हम आने वाले 2026 में हमारी लाइफ के रिश्तों को कैसे ठीक कर सकते हैं। वेलकम सर। जय सिया राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया मैम। तो सर, जैसे कि मैंने हमारी ऑडियंस को बताया कि हम आज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे रिश्ते, हमारी शादी। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि एस्ट्रोलॉजी में हम हमारे रिश्तों को या मैरिज को हम कैसे देख सकते हैं, कौन से ऐसे योग बनते हैं जिससे हम हमारे रिश्तों को या हमारी शादी को देख सकते हैं? देखिए, पहले मैं बताता हूँ कि रिश्ता जो है ना, जो भी शादी है हमारी, कभी भी दो लोगों के बीच में नहीं होती। ठीक है, ये हमेशा एक दो परिवारों के बीच में होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसके लिए जो मेजर 4 पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो लगन लग्नेश का क्या पोजीशन है, 7th लॉर्ड और 7th हाउस का क्या नज़रिया है या कैसा प्लेस्ड है, और तीसरी बात करते हैं हम सेकंड हाउस। सेकेंड हाउस में कोई एफ्लिक्शन तो नहीं आ रहा। मैं आपको 6 पॉइंट्स ऐसे बताता हूँ जो जिससे हम शादी को डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सर। पहला पॉइंट तो है लगन लग्नेश। ठीक है, वो किस प्लेसमेंट, वो उनकी प्लेसमेंट क्या है, कौन से प्लैनेट से वो दृष्ट कर रहे हैं। अगर अच्छे प्लैनेट से दृष्टि संबंध बना रहे हैं या उनके साथ बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ एक अच्छी काउंट होगी। बिल्कुल। 7th हाउस जो कि हमारे पार्टनर का हाउस होता है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो चाहे वो लाइफ पार्टनर हो। अच्छा। ठीक है, तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड, क्या इन पे किसी पापी प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं। ठीक है, तो ये हमें मेजर चेक करना पड़ता है। तीसरी बात करते हैं हम सेकंड हाउस की। ओके। ठीक है, सेकंड हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कुटुंब स्थान है वो। ठीक है, तो इसलिए हम वो भी चेक करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लैनेट के ऊपर, जो कि है वीनस और मार्स। ठीक है, अगर कोई बॉय की कुंडली है तो उसमें हम वीनस की प्लेसमेंट देखते हैं, और अगर किसी गर्ल की कुंडली है तो उसमें हम मार्स को देखते हैं। ओके। ठीक है, बहुत सी जगह ऐसे लोग कहते हैं कि भाई बृहस्पति देखना चाहिए, बट बृहस्पति डिनोट करता है गुरु को। बिल्कुल। ठीक है, जो मार्स है वो हमारे बेटर हाफ को दर्शाता है लेडीज़ की कुंडली में। ओके। ठीक है, जुपिटर को हम ऐसे देख सकते हैं कि आपस में संबंध कैसा रहने वाला है, पर हम अगर पार्टनर की बात करें तो मंगल की बात आती है वहाँ पे। ठीक है, और वीनस भी, जेंट्स में जो बॉय की कुंडली है उसमें वीनस भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो शादी का कारक है वो वीनस है। ठीक है, और इसके बाद आता है D9 चार्ट, जो कि हमारे पार्टनर का चार्ट होता है, हमारे भाग्य का चार्ट होता है, स्पाउस का चार्ट होता है। ओके। तो इस चार्ट में हमारे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। अगर मान लीजिए हमारे D1 लगन कुंडली में कोई प्लैनेट कमज़ोर है और वो D9 कुंडली में जाके उच्च का हो जाता है या अपनी स्वयं की राशि का हो जाता है, तो ऐसे में उस प्लैनेट को एक अलग एनर्जी मिलती है, एक अलग पावर आ जाती है कि वो भले ही कमज़ोर है बट उसकी जो बैकबोन है वो स्ट्रांग है। तो इसलिए हम ये पॉइंट्स है जिस पे हम देखते हैं, और तब आगे जो है मैरिज की प्रेडिक्शंस स्टार्ट करते हैं हम। सर, अब बात करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में, कि 2026 में लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज, या फिर 2026 में प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। देखिए, ये किसी वर्ष कुंडली से कहना एक बहुत ऑपोजिट बात हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नए साल की बात करें तो नए साल की कुंडली, जो वर्ष प्रवेश की हमने कुंडली बनाई, वो एक फिक्स हो गई। अच्छा। कि मान लीजिए वो उस वर्ष की जन्म कुंडली हो गई। ठीक है, ये एक अलग तरीके से काम करती है,
और हम उस कुंडली को जैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं किस राशि का कैसा टाइम रहने वाला है, ये उसके लिए काम करता है। ओके। ठीक है, इसमें किसी भी जातक का ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो सभी मतलब अगर मान लीजिए मिथुन राशि है तो मिथुन राशि बहुत से लोगों की है, हाँ। बट अगर उनके कॉम्बिनेशन में अरेंज मैरिज है और मैं प्रिडिक्ट कर दूं 2026 में ज़्यादा लव मैरिज होने वाली है, तो ये करना गलत होगा। ठीक है, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज का साल का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, बट हाँ हम ये कह सकते हैं ये हमेशा प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम जातक की कुंडली से। क्योंकि सर लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड हाँ करती है, जी। किसी का फैमिली ग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या हाँ जी। कल्चर। देखिए फैमिली बैकग्राउंड की भी बात नहीं है, ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे आते हैं कि जब मैं बात करूँ लव मैरिज पे, लव मैरिज के लिए हमारा 6th हाउस का एफिलेक्टेड होना और दूसरा 7th हाउस का कॉम्बिनेशन 6th हाउस से बनना, एक कहते हैं कि एक 5th हाउस के पूर्व जन्म का हिसाब है। ठीक है, तो उसका भी कहीं ना कहीं हाउस ऑफ अदरनेस 6th हाउस को कहते हैं, तो ऐसे में उसका कोई ना कहीं कॉम्बिनेशन ऐसा बनना चाहिए, तो जब जातक लव मैरिज करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, वहाँ पे बहुत से पॉइंट्स ऐसे पड़ते हैं जो हमें बारीकी से देखने पड़ते हैं कि बस मैंने कह दिया देख के कि भाई लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ऐसा कहना बहुत ही गलत होता है पहली बात तो। ठीक है, अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे जगह हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनके घर में भले ही कहते हैं ना कि भाई रिस्ट्रिक्टेड है कि लव मैरिज नहीं करोगे, बट अगर उसकी कुंडली में लिखा है तो वो लव मैरिज ही करेगा। अच्छा। तो इसका कोई ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं ज़बरदस्ती करके, जोर ज़बरदस्ती से माँ बाप शादी कर देते हैं अरेंज मैरिज, बिल्कुल। और बाद में क्या होता है वो चीज़ पहुँचती है डाइवोर्स तक। तो कभी भी अपने बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन ना करें कि भाई वो अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें। देखिए माँ बाप है, माँ बाप को डर होता है कि मान लीजिए बच्चे ने लव मैरिज करनी है तो क्या उसने क्या क्या सर्कमस्टांस देख के सोचा है कि हाँ भाई ये मेरे लिए पार्टनर अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, माँ बापों के मन में ये चिंता बैठी रहती है। पर आप उसको ये भी कर सकते हैं कि जब अगर कोई भी बच्चा अपने पार्टनर के बारे में कुछ भी बता रहा है तो आप एक बेसिक जनरल जो है आप तहकीकात कर सकते हैं उस जातक के बारे में जिसके साथ आपका बच्चा है, कि क्या वो ठीक है, क्या वो ऐसा तो नहीं कि आगे कुछ और प्रॉब्लम्स निकले, तो आप ये तहकीकात कर सकते हो। पर ये किसी और को अरेंज मैरिज में बांध देना जोर ज़बरदस्ती करके, ये कहना गलत है, ये करना गलत है, क्योंकि वो डाइवोर्स तक पहुंचेगी कहानी। बिल्कुल। बट सिर्फ पेरेंट्स तो ऑन द स्पॉट मना कर देते हैं कि नहीं करनी। नहीं, तो ये थोड़ा सा आजकल थोड़ी सी मैं कहूँगा कि ये थोड़ी सी थिंकिंग गलत है। ठीक है, देखिए होना वही है, हो ये सोई जो राम रच राखा। बिल्कुल सर। ठीक है, होना वही है। अब आप ये सोचो कि आप उस काम को अरेंज मैरिज करने के बाद करोगे, ऑब्वियस ही बात है जब आपके भाग्य में अरेंज मैरिज नहीं लिखी बट आप वो कर रहे हो तो क्या होगा, ऐसे में चीज़ें बिगड़ती हैं। भाग्य के खिलाफ जाना भी कहीं ना कहीं हमें परेशानी करता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे पुराने टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, लव मैरिजेस नहीं होती थी, अरेंज मैरिजेस होती थी। अब देखिए 3 पॉइंट्स आते हैं, जो भी प्रिडिक्शन होती है देश काल पात्र, ये 3 चीज़ देख के करी जाती हैं। ठीक है, देश की अगर बात करें कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो आजकल कहीं ना कहीं ये भी इंडिया में भी कॉमन चीज़ हो गई है कि अगर किसी जातक का या किसी भी लेडी का पार्टनर एक्सपायर्ड हो जाता है या मान लीजिए आपस में डाइवोर्स हो जाता है तो ऐसे में क्या है वो दूसरी शादी कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर आपकी 18 साल की उम्र में शादी हुई है तो अगर नेक्स्ट मंथ ही या नेक्स्ट ईयर ही कोई मिस हैपनिंग हो गई है तो आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, बट आज में देश के काल के हिसाब से वो चीज़ चेंज हो चुकी है। बिल्कुल चेंज हो चुका है सर आज का टाइम। ठीक है, अब फिर दूसरी बात, अब देश में अब पहले ये चीज़ बड़ी मतलब कहते हैं ना कि हवा लगती थी कि यार 50 साल में अगर पार्टनर चला गया और शादी कर रहा है कैसा जी। और यहीं अगर हम फॉरेन वेस्टर्न कल्चर के बारे में बात करें तो वो 60 की उम्र में भी शादी करते हैं। बिल्कुल, उनके लिए ये चीज़ें कॉमन है। ठीक है, फिर देश काल पात्र के हिसाब से किस तरीके से प्रेडिक्शन बदली। पहले जो है और हिंदुस्तान में एक शादी होना इज़ गुड कि भाई ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, बट वेस्टर्न में तो ये है ही नहीं। वेस्टर्न में तो एक शादी हुई फिर डाइवोर्स हुआ फिर आपने दूसरी शादी कर ली, उनको पार्टनर पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो नेक्स्ट पे मूव भी कर ही जाते हैं। पॉइंट वहाँ तो देश काल पात्र के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं और प्रिडिक्शन बदल जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का हॉरोस्कोप आया और उनकी एज है 60+। ठीक है, और हमें कॉम्बिनेशंस ये दिख रहे हैं कि भाई आपके घर में जो है संतान की उत्पत्ति होने वाली है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, बट वो क्या होगा, देखिए जो नियति है वो टलेगी नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में पात्र के हिसाब से मान लीजिए 60 साल की एज है तो उनकी संतान होने के कोई चांसेस नहीं बनते। पात्र के हिसाब से क्या प्रिडिक्शन होती है कि आपके घर में चाहे वो उनका बच्चा है, उनके कोई ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होने वाली है, तो हम इस प्रिडिक्शन को इस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं देश काल पात्र के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। ओके। तो इसलिए हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना एक जातक की कुंडली से ही देखना चाहिए। तो सर अब बात करते हैं 2026 में उन राशियों की जिनको उनका परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है, और किन राशियों को भी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। धनु राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए और मीन राशि के लिए ये एक अच्छा टाइम है। वो अपने पार्टनर को ईजिली ढूंढ सकते हैं और ये पार्टनर उनका ईजिली मिल सकता है। अब फिर देखिए इस प्रिडिक्शन पे बात आती है देश काल पात्र के हिसाब से। अच्छा। ये उन पे प्रिडिक्शन सेट बैठेगी जिनकी एज 22-25 प्लस है, क्योंकि वो उनकी एज है। ठीक है, अगर यही मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर मैं उसके लिए ये बात करूं तो ये कहना गलत होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसी हिसाब से प्रिडिक्शंस चेंज हो जाती है। तो ये 3 राशि वाले जातक ऐसे हैं जिनकी शादी की अगर एज है तो उनके लिए एक अच्छा टाइम है। एक लाइफ पार्टनर मिलना एक उन्हें कहते हैं ना कि एक अच्छा टाइम हो सकता है लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए। तो वो अच्छा टाइम 2026 है। हाँ जी, वो 2026 इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ओके, तो इन लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मतलब पार्टनर देखना चाहिए। और देखिए शादी तभी होगी जब उनके कुंडली में जिस समय में शादी लिखी होगी, बट पार्टनर मिलना, जैसे फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज है तो ऐसे में रोका कर देना। ठीक है, तो एक ये क्या है, एक पार्टनर मिल गया, हमने अपने सामने वाले को देख लिया हमारा पार्टनर कौन है। ओके। तो ऐसे चांसेस बहुत बने हुए हैं। तो सर जैसे आजकल के रिश्तों में हमने बहुत देखा है कि लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, तो क्या एस्ट्रोलॉजी में हम इन सब चीज़ों को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ जी मैम, हम एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारी चीज़ों को हैं जो जान सकते हैं, परख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी हमारे वो मतलब ये वो विधा है जिससे हम हर चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, इवनली ये सिर्फ पार्टनर की बात नहीं है, हमारे बच्चे कैसे रहने वाले हैं, इवन हमारे पेरेंट्स का हमारे प्रति क्या नेचर रहने वाला है, तो ये सब एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट करना आसान है। तो हम सब चीज़ देख सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो टाइम पीरियड्स ऐसे आते हैं, ठीक है, तो जिसमें कि आपस में जो पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। ठीक है, वो चाहे लाइफ पार्टनर से रिलेटेड है, चाहे वो हमारे बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये सारी मतलब हमें देखिए ज्योतिष में भी क्या है, ट्रांजिट कैसा चल रहा है, ठीक है, हमारी दशा कौन सी चल रही है, ठीक है, और उसकी हमारे जो अदर चार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिविजनल चार्ट जितने भी होते हैं उसमें प्लैनेट की क्या पोजीशन है, तो हमारी प्रिडिक्शन सारी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सिर्फ लग्न कुंडली देखने से हमारी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है और बहुत मतलब जो इस विधा को पढ़ चुका है उसके लिए चीज़ें ईजी हैं, चाहे वो हमारे आगे आने वाला समय अच्छा आने वाला है ये बताना, चाहे आगे आने वाला समय बुरा आने वाला है ये बताना, तो ये सब चीज़ एस्ट्रोलॉजिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सर जैसे कुछ लोगों के रिश्ते बार बार टूट जाते हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, सगाइयाँ भी टूट जाते हैं, काफ़ी बार उनको रिलेशनशिप ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, तो सर क्या इसके पीछे भी कार्मिक पैटर्न्स होता है? क्या उन लोगों के कर्म जो होते हैं वो उनका पीछा करते हैं या इस वजह से ही ऐसा कुछ होता है? देखिए मैम, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें हमारे कर्म बंधनों से जोड़ते हैं। ठीक है, ये सब कार्मिक है। ठीक है, अब क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। ठीक है, कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ठीक है, फल मिलेगा पर कब मिलेगा ये सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। अच्छा, ठीक है, तो अब देखिए, अब हम जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट हमें कौन से जन्म में मिलेगा, अभी मिलेगा या बाद में मिलने वाला है। तो ये एक पैटर्न है कार्मिक, और ये किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, ये किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जैसे रिलेशनशिप ब्रेकेज की बात कर रहे हैं या बार बार हमारे जो एक्स हैं उनका आना, ठीक है, ये हमारा सब कार्मिक है। ठीक है, जब जब दशा में उस हाउस के रिलेटेड चीज़ें ऐड होंगी या उस मतलब 6th लॉर्ड का एक्टिवनेस आएगा, तो ऐसे में बार बार हमें यही देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न रिपीट होगा दशा में, गोचर में। अगर कोई भी प्लैनेट बार बार रिपीट करेगा तो ये पैटर्न बार बार देखने को मिलेगा कि बार बार हमें जो शादियों का टूटना,
ठीक है। और दूसरा क्या है, शादियों का टूटना, अगर संबंध में बात करूँ या रिश्तों का टूटना, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के 7th हाउस में प्रॉब्लम्स होंगी। जस्ट लाइक कि वहाँ पे शनि महाराज का होना। देखिए शनि महाराज क्या है, शनि महाराज है डिलेनेस, ठीक है, चीज़ों को खींचते हैं, बढ़ाते हैं, पर देते ज़रूर है, ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करें केतु जैसे प्लैनेट का, ठीक है, मार्स जैसे प्लैनेट का, तो क्या है, ऐसे में जातक के साथ क्या होगा कि बहुत चीज़ें ना अग्रेसिवली होती हैं, ठीक है, तो वो उस तरीके से खिंचती जाएंगी, ठीक है, बार बार आना, आपस में पार्टनर के संबंध अच्छे ना होना, लड़ाइयाँ होना, मतलब वो सेम पैटर्न बहुत लंबे टाइम तक रहता है। और केतु क्या है, 7th हाउस में केतु, मतलब केतु प्लैनेट है सेपरेशन का, ठीक है। जब तक आप, अगर किसी भी जातक के 7th हाउस में केतु का रिलेशन बन रहा है, तो जातक को पहले केतु की रेमेडी करनी चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए, ओके, ठीक है। क्योंकि आगे जाके ना, देखिए ये सेपरेटिव नेचर है, केतु का और शनि महाराज का सेपरेटिव नेचर है, तो इन दोनों प्लैनेट के लिए स्पेशली हर जातक को इसकी पहले रेमेडी करनी चाहिए, उसके बाद आगे शादी का सोचना चाहिए। तो सर जैसे अभी आप रेमेडीज़ की बात कर रहे थे, तो क्या इन कार्मिक पैटर्न्स को रिमूव करने की कोई रेमेडीज़ आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? देखिए हर रेमेडी के पीछे एक अलग लॉजिक होता है, और जैसे कहते हैं कि हम बात करें, कोई भी मेडिसिन सबके लिए सेम नहीं होती, बिल्कुल, वो चेंज होती है, ठीक है। किस तरीके से कौन से प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है 7th हाउस पे, उन सारे कॉम्बिनेशन को कंबाइन करके हम रेमेडी देते हैं। ओके, मतलब कस्टमाइज्ड रेमेडीज, कस्टमाइज्ड रेमेडी होती हैं ये, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सबके लिए, कुछ बेसिक रेमेडीज़ होती हैं कि जो आपके जो डिसीजन, मतलब मान लीजिए अगर आपकी शादी में डिलेनेस हो रही है, तो आप थोड़ा सा उस रेमेडी को परफॉर्म करके तो शादी की जो अड़चन है वो कम हो जाए, पर वो होगी शादी तभी जब आपके चार्ट में प्रॉमिस वो दिख रहा होगा, ओके, ठीक है, वो ट्रांजिट में भी एक्टिव होगा, आपकी दशा में भी एक्टिव होगा। लोगों को पता नहीं होता सर कि उनकी शादी कब होगी कब नहीं होगी, वो उससे पहले टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर इधर उधर दिखाना, सब कुछ करना, ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी हम इन दो प्लैनेट्स की बात करें, तो मैक्सिमम जिनकी भी शादी इन दो प्लैनेट्स के साथ हो गई है, जिनके भी 7th हाउस में केतु या शनि है, तो ऐसे में बाद में क्या दिखता है, मैक्सिमम यही केसेस दिखते हैं, सेपरेशन के केसेस दिखते हैं। वो रहते तो, देखिए सेपरेशन बहुत तरीके से होता है, एक तो होता है पूरा अलगाव हो गया कि भाई हमारा डाइवोर्स हो गया और सब अलग अलग रह रहे हैं, ठीक है। सेकंड होता है कि मान लीजिए फॉर पार्टनर जो है फॉरेन सेटलमेंट, ठीक है, अदर स्टेट में उनका ट्रांसफर हो गया, एक सेपरेशन ये होता है। लॉन्ग डिस्टेंस वाले, लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी इसी में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा क्या होता है, इसी प्रिडिक्शन में अगर हम बात करें आगे, कि जैसे लव मैरिज वगैरह होती है, ठीक है, जब भी 7th हाउस पे राहु का इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसे में जो जातक है या तो दूसरे वर्ण में शादी करेगा या दूसरी धर्म में शादी करेगा, क्योंकि राहु क्या है, राहु अदर धर्मों को दिखाता है, हमारे जिस धर्म में हम पैदा हुए उससे अदर धर्मों को, अदर कल्चर को दर्शाता है। तो जिनका भी 7th हाउस का राहु होता है, तो मैक्सिमम ये चीज़ नोटिस करी गई है कि या तो वो अपनी कम्युनिटी से अलग शादी करेंगे या वो अलग कल्चर में जाके शादी करेंगे। तो सर जैसे हमने अभी रिलेशनशिप ब्रेकअप्स की बात करी, तो सर अभी एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि जैसे जो थर्ड पर्सन बीच में आते हैं, कई बार हमने ये देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, तो सर क्या वो भी हम कुंडली से देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए कुंडली से हर चीज़ प्रिडिक्ट करी जा सकती है, किस टाइम पे किस जातक के अदर रिलेशंस होंगे, या कोई ऐसा तो नहीं कि मियाँ बीवी के आपस में बीच में दूसरा एक दूसरे के कान भर के दूसरों को भड़का रहा हो। तो ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत से कॉम्बिनेशन ऐसे आते हैं, बहुत सी दशाएं ऐसी आएंगी जिसमें हम लोगों के लिए कहना बहुत इजी हो जाता है कि इस टाइम पे आपके रिलेशंस तो फिर भी संभल जाएंगे अगर उस तीसरे बंदे का इंटरफेरेंस कम हो जाए। ये हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसी अदर पर्सन की वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रही है, या फिर हमारे बीच में ही ऐसे ही आपस में रिलेशंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं कि हमारे पर्टिकुलर दो लोगों के बीच की वजह से ये रिलेशन में ब्रेकेज आने वाला है। तो सर जैसे अभी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग वर्ड बोला, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या हम कुंडली से हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या जो भी मनमुटाव होता है, तो क्या हम वो भी कुंडली से देख सकते हैं? हर चीज़ हम कुंडली से देख सकते हैं। आपस में दोनों पार्टनर्स की कैसी बॉन्डिंग रहने वाली है, ये भी हम बहुत ईजिली पता कर सकते हैं,
ठीक है। देखिए आपने बहुत जगह ये चीज़ देखी होगी कि आपस में हस्बैंड वाइफ में ऐसी बॉन्डिंग होती है कि बस वो अपनी आँख हिलाएंगे और आपस में बिल्कुल, इशारों में बातें कर लेते हैं वो सब समझ जाएंगे, किसी बिल्कुल। और को वो चीज़ नहीं समझ में आने वाली। और कईयों के बीच में क्या होता है, आप पूरा बता भी दो, सब चीज़ कर दो, पर पार्टनर जो है वो चीज़ भूल जाएगा। तो ये सब कुंडली से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसके लाइफ में कैसे क्या आपस में संबंध है, क्या आपस में कितनी तकरारें हैं या आपस में कितना प्रेम है, सब चीज़ प्रेडिक्ट करा जा और सकती है। हमारा पार्टनर कितना अंडरस्टैंडिंग होगा, बिल्कुल। वो सब भी। कितना लॉयल है इवन ये भी हम पता कर सकते हैं। ओके तो सर जैसे हम बात कर ही रहे हैं अभी 2026 की, तो सर क्या कुछ ग्रहों की पोजीशन या प्लेनेटरी चेंजेस ऐसे होने वाले हैं कि जिसमें मैरिड लोगों की लाइफ में कुछ टेंशन क्रिएट हो सकती हैं? अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसके क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं? क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे सर? देखिए इसके लिए एक रेमेडी मैं देता हूँ जो मेरा बहुत ही फेवरेट मंत्र है। ओके ठीक है, मैं सबको कहता हूँ कि अपने जितने भी रिलेशंस हैं अच्छे रखने के लिए आप उस मंत्र का जितने हो सके उतना जाप करो, जिससे आपके घर में कैसा भी रिलेशन हो, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड है, पेरेंट से रिलेटेड है या आपके बच्चे से रिलेटेड है, आपस में रिलेशन अच्छे करने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है, जो कि है गणेश जी का मंत्र है। श्रीकांतो मातुलो यस्य जननी सर्वमंगला जनकः शंकरो देवः तम वंदे कुंजराननम। तो इस मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करें। आपके रिलेशंस में कैसी भी खटास होंगी वो नेचुरली कम होती जाएंगी। ओके हाँ जी। तो सर कोई प्लेनेटरी पोजीशंस इसके लिए? देखिए प्लानिटरी पोजीशंस क्या है, फिर वो मैं बात कहूँगा कि हर जातक की कुंडली में अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे। ओके ये जो हमने 2026 की कुंडली बनाई है वो पूरे देश के लिए हो गई। ठीक है, अब जातक की कुंडली के लिए ये कुंडली एज अ ट्रांजिट कुंडली हो गई, गोचर की कुंडली हो गई। ठीक है, गोचर इफेक्ट कब करेगा? जब वो प्लैनेट हमारी दशा अंतरदशा में एक्टिव होगा। ओके तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करेगी। किसी की कुंडली में बहुत अच्छे योग बैठे हैं उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वो किसी भी राशि का हो सकता है। ओके तो इसके लिए ये प्रेडिक्शन कि भाई ये योग, ये देखिए योग हर समय कोई ना कोई बनता है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी समय ऐसा नहीं जिसमें कोई योग ना बने। तो इसीलिए ये कोई किसी पर्टिकुलर एक उस पर बेस पे डाल के हम कहें कि ये योग बन रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ये कहना बहुत ज़्यादा गलत होगा। ये सिर्फ एक नेगेटिव चीज़ को फैलाना होगा। तो सर अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितने सस्टेनेबल होते हैं? और अगर हम स्पेशली बात करें 2026 की, तो 2026 के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कितने सस्टेनेबल होने वाले हैं? देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी एक योग है। अच्छा ठीक है, फिर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि किस जातक की कुंडली में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, किन जातकों की कुंडली में ये प्रॉब्लम आ सकती हैं। देखिए पहला कॉम्बिनेशन ये, जिस भी जातक का रिलेशन 7th हाउस और 12th हाउस का आपस में कोरिलेट होकर बन रहा हो, ठीक है, और लगन लॉर्ड की दृष्टि उसमें से किसी भी एक भाव पे पड़ रही हो, तो ये एक बहुत अच्छा हिंट है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इससे हम इजीली मतलब पता लगा सकते हैं कि किसका रिलेशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस सही रहेगा, रह सकता है, सस्टेन रहेगा, या ऐसा तो नहीं कि अगर मान लीजिए कुछ फिर पॉइंट्स और आएंगे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं। तो अपने पार्टनर को लेके जो पर्सन है वो बहुत सोचेगा कि ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा, उसके भी एक अलग पॉइंट्स हैं। अच्छा उसके लिए भी अलग प्लानिटरी पोजीशन है, अलग अलग प्लैनेट की दृष्टि कैसी रहेगी, ये सब वेरी करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें मतलब हर चीज़ को बहुत गहराई से देख के फिर प्रिडिक्ट करना चाहिए। आजकल क्या है, मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोगों ने जन्म कुंडली देखी, D1 चार्ट खोला और हाँ ऐसा ऐसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा ऐसा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट पे निर्भर नहीं है। सर लोग क्यूरियस भी तो उतने ही है ना जानने के लिए, तो फिर लोग जिनके पास जाते हैं वो सामने जाते हैं, उनको कुछ भी बता देते हैं। देखिए पता है आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी क्यों चल रही है और कैसे चल रही है, मैं आपको ये बताता हूँ। बिल्कुल सर। आप लोगों को जितना डरा के मक्खन लगा दोगे तो आप एक अच्छे ज्योतिषी हो। बिल्कुल। और भी ऐसे बहुत से ज्योतिषी हैं जो चीज़ों को ब्लंटली बोलते हैं। तो उसके बाद देखिए लोगों पे क्या वेरी करता है, वो जाएंगे तो कह देंगे यार इसने तो ऐसे बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, वो मानने को तैयार नहीं है। और ज्योतिषी कामयाब आज की डेट में वो हो रहे हैं जो सामने वाले की जुबान में अपनी जुबान मिला दे। बिल्कुल, उनकी हाँ में हाँ मिला देंगे, वो कामयाब है। इवनली मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। बिल्कुल सर। जस्ट फिलहाल मैं फैमिली के साथ कहीं जा रहा था तो वहाँ पे देखा एक पंडित जी अपना पामिस्ट्री के लिए बोर्ड लगा के बैठे हुए थे और वो कह रहे थे मैं पाम रीडिंग करता हूँ। मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा आजमाते हैं इन्हें चल के।
तो जैसे गए, मेरे से पहले कोई बैठा हुआ था, तो उन्होंने प्रिडिक्शन देनी स्टार्ट करी। तो मैंने क्या चीज़ नोटिस करी कि उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है और वो रटी हुई है। ओके। ठीक है, जिसमें कि अच्छा भी है और बुरा भी है। वो तो सबकी लाइफ में होता है। ठीक है, नहीं अच्छा मैं बताता हूँ कैसे। कि उन्होंने फॉर एग्जांपल मान लिया, कह दिया कि आपने बहुत स्ट्रगल करी है, ठीक है, आपका किसी ने साथ नहीं दिया, आप तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं सेंसिटिव पॉइंट्स है जो ट्रिगर कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए हर किसी की कुंडली में एक अलग फेज होता है। ठीक है, हर कोई मतलब पेरेंट्स की अगर बात करें तो आजकल सबसे ज़्यादा जो है, अगर कोई लेडी है, अगर वो किसी को हाथ दिखाती है, कुंडली दिखाती है, तो वो ये कहेंगे आप अपने सास ससुर से बहुत परेशान हो, और लेडीज़ को यही चाहिए। ठीक है, तो लेडीज़ को यही चाहिए कि हाँ भाई मेरी परेशानी की, क्योंकि देखो हस्बैंड साथ जाते हैं तो उन्हें एक वो मिल जाता है कि हाँ भाई सुन लो, ये नहीं है कि मैं ही परेशान हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स सच में ऐसा है। ठीक है, अगर वो नहीं भी होंगे तो भी उनको लगने लग जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ सच में सही बोल रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं ज़्यादा पेरेंट्स से अलगाव वाली बनती जा रही हैं। एक ज्योतिषी की एक खासियत है कि उसे जो दिख रहा है वही बोलना चाहिए। ठीक है, और एक कहते हैं ना वाक पटुता होनी चाहिए उसके अंदर, ज्योतिषी के अंदर, कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना आप उसे ध्यान से सुनो। ये नहीं कि मैंने बस भाई कोई कॉम्बिनेशन देख लिया और मैं उसी को रटे जा रहा हूँ। बिल्कुल, ऐसे कोई ज्योतिषी नहीं बनता। और कोई एक चार्ट कोई देख के और कोई 1 महीने 2 महीने 1 साल पढ़ाई करके ज्योतिषी नहीं बनता। ज्योतिष को पढ़ने के लिए बहुत समय देना पड़ता है। ठीक है, और ये सिर्फ जन्म पे, इस जन्म पे वेरी नहीं करती। हमने पता नहीं कौन से जन्म में ज्योतिष को छोड़ा होगा जो आज हमें इसे दोबारा कंटिन्यू करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कर्म हमने किया हुआ है बट उसे कंप्लीट भी हमें ही करना है। तो सर ये तो लोगों ने धंधा बना रखा है ना, तो इस वजह से उनका चल वो रहा बस रटा हुआ है उन्होंने। हाँ। बस वो चल रहा है और वो सबको, और वही इंसिडेंट मैं आपको बता रहा था, तो उसने जो मेरे से पहले वाले को बात बोली, उसने वही सेम बातें मेरे को बोली कि कहीं ना कहीं कोई से ना कोई से तो फिट होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या, और देखिए मैक्सिमम इनके क्या दिखता है, मैं आपको एक उनकी एक्टिंग भी बता देता हूँ। वो क्या करते हैं मैक्सिमम, कि पहले तो यूँ देखेंगे, ओहो हो नहीं 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 नहीं, हाँ, फिर उसके बाद वो अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर देंगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और बिना रुके बोलेंगे कि याद आ गया कि सब। बस हाँ सब, वो बस एक कहते हैं ना कि भाई हम कोई भी, अगर जैसे हम स्कूल टाइम पे रट्टा मारते थे बड़े बड़े आंसर को रटने के लिए, तो उन्होंने वो रट्टा मार रखा है। बस अगर आप बीच में, अगर जैसे ही, और पहला क्या वो इंडिकेशन देंगे आपको, जब मैं कुछ बोलूँ तो आप बीच में इंटरप्ट मत करना, रोकना मत, क्यों, वो रट्टा वहीं भूल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए वो फटाफट अपने, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे अच्छा ये, तो वो मैक्सिमम उस चीज़ को टालने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर एक्टिंग के साथ, हाँ, आपको आपके आंसर्स को टालने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। ज्योतिष में सबसे ज़रूरी क्या है कि उसकी पढ़ाई आपने कहाँ तक करी है। ठीक है, ज्योतिषी भी एक स्टडी है। बिल्कुल। ठीक है, वो एक स्टडी करके यहाँ तक ज्योतिषी बना है, तो उसे उसने कितने गहराई से समझा है या पढ़ा है, या फिर वो धंधा करने के लिए कि मुझे पैसा कमाना। आजकल वैसे ही 3-4 चीज़ें ट्रेंड में हैं। बिल्कुल। ठीक है, ये सबसे पहले मिलेगी, या तो बाबा बन जाओ, ठीक है, दूसरा आप ज्योतिषी बन जाओ, और तीसरा अगर हम बात करें कि आप शेयर मार्केटिंग वगैरह, ये तीनों चीज़ें आजकल बहुत ट्रेंड में है, बूम पे है। तो बहुत से मैं स्क्रॉल करते हुए देखता हूँ, बहुत सी चीज़ें, कोई गुरु बने हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ, और आता जाता कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ये कहना गलत होगा, मुझे भी कुछ नहीं आता जाता, पर मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो भाई मेरे को बड़ा लगता है कि भाई लोगों ने हमारे जितनी भी ये रहस्यमयी विधा हैं जो हमारी उन्नति के लिए रची गई, ऋषि महर्षियों ने हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारे हर्डल्स को कम करने के लिए लिखी, आज हम उस चीज़ का नेगेटिव वे में फ़ायदा उठा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई ज्योतिषी भी हो ऑडियंस में, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें। बिल्कुल। किसी के जज्बातों के साथ खेलना या कुछ ऐसा कहना या उसे एक अच्छा पाथ ना दिखाना, वो हमारे कर्म में लिखा जाएगा, वो उसके कर्म में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो आपके पास ट्रस्ट करके आया कि आपको इस विद्या के बारे में पता है। तो उस चीज़ से खिलवाड़, किसी के इमोशन से वैसे भी नहीं खेलना चाहिए। सर बिल्कुल। तो एक जेन्युइन क्या कि भाई कि कोई भी चीज़ हो, आप किसी के इमोशन से ना खेलो। आपको अगर उसका आंसर आता है, आपने अपनी पढ़ाई में उस चीज़ को सीखा है, तो आप प्रेडिक्ट करो। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो साफ बताओ। आप साफ कह दो
मैं भी अगर मेरे से भी कोई मेरा मतलब कोई पूछता है कि ऐसा ऐसा आने वाला टाइम का कुछ ये है वो है, तो अगर कुछ ऐसा है क्या, ऐसा होने वाला है क्या, तो मैं सिर्फ एक चीज़ उसे कहता हूँ कि अभी इसका उस बात से कोई रिलेशन नहीं है। जिस समय पे वो देखिए क्या है, कोई भी आता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको उस चीज आपका पे कर रहा है, तो वो जानना चाहता है भाई मेरा आगे आने वाला 1-1.5 साल कैसा रहने बिल्कुल वाला है। सर, प्रिडिक्शन के लिए आते हैं लोग, प्रिडिक्शन के लिए कि भाई मेरा आगे आने वाला थोड़ा समय कैसा चलने वाला है, जिस परेशानी में मैं हूँ किस हद तक हल होगी। तो पर उसके लिए आप बोल दो कि नहीं भाई वो आप पूछने आपसे 1 साल की आया है, आप उसे 5 साल बाद की चीज़ों का उत्तर दे रहे हो, बिल्कुल। तो ये काम नहीं करना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। और मैं मैक्सिमम ही जब मेरे पे भी कोई पूछता है तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि पहले आप अपने क्वेश्चंस बताओ, आप क्या पूछना चाहते हो। जो आप पूछना चाहोगे मैं उसके आंसर दूंगा। फिर उसके बाद जब आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगेगी मैं वो आपको बताऊंगा। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ये है कि अभी से मान लीजिए आपके देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक हमारी मृत्यु आनी है, बिल्कुल 10 साल बाद आनी है, और मैं आपको भी कह दूं आप 10 साल बाद होगे। अगर आपको 15-20 साल भी जीना होगा आप 10 साल में जाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, आप मतलब 15-20 साल भी जीना है तो आप 10 साल में होगे, टेंशन के मारे में। बस। तो इसीलिए और कोई बहुत सी चीज़ें देखिए, ये प्रिडिक्शन भी, जीना मरना भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए जब तक एंड स्टेज ना हो। जब तक आपको ये दिख रहा है कि हाँ भाई अब कंडीशन है, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया है, उस कंडीशन में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छी बात है कि जिससे कि परिवार वाले जो हैं उसकी सेवा की तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आश्वासन यही देना चाहिए क्लियर करते हुए कि कोई बात नहीं। देखिए उसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन है या पीड़ित है कोई, तो हम कहते हैं भाई महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए उस मंत्र से 2 कहानियाँ होती हैं, या तो इंसान बच जाएगा, वो गति के लिए, गति बचना भी है और शरीर छोड़ना भी है, तो जो भगवान को अच्छा लगेगा वो उसके साथ प्रदान हो जाएगा। बिल्कुल। तो सिर्फ इतना ही काम करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो इंसान ने जो पूछा है सिर्फ उसका उत्तर देना चाहिए किसी भी ज्योतिषी को। वो अपना ज्ञान का बखान करने के लिए फिर बोलते जाते हैं। तो इसीलिए जो पूछा जाए उतना आंसर दो, यही बहुत होता है। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए जो लास्ट तक हमारे साथ इस पॉडकास्ट में थे, उनकी शादी में अगर किसी के में डिले हो रही है या रिश्तों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके लिए कोई ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी या कोई जर्नल रेमेडीज़ आप देना चाहें? देखिए इसके लिए मैम मैं सबको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जब भी मंदिर में जाएं तो भगवान की जो पूजा है युगल जोड़े में करें। अच्छा। युगल जोड़ा इन द सेंस कि राधा के साथ कृष्ण, राम के साथ सीता माता और पार्वती माँ के साथ भोलेनाथ। बिल्कुल। तो ऐसे पूजा करनी चाहिए। और एक रेमेडी मैं बताता हूँ कि जब मंदिर जाते हैं सोमवार को स्पेशली मंदिर जाएं और आपस में गठजोड़ करें भगवान शिव की और पार्वती माता की, कलावा लेके 7 बार उनको गठजोड़ करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमसे जो भी जाने अनजाने में कोई भी खराब कर्म हुआ है तो आप उसे क्षमा करें और हमारे इस कार्य में हमारी सहायता करें। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बुलाने पर आ जाए और अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें आज 2026 में हमें हमारे रिश्तों को किस प्रकार रखना चाहिए, क्या कुछ हमें अपनी कुंडली में देखना चाहिए, क्या कुछ हमारे प्लेनेटरी पोजीशन इस साल होने वाले हैं। तो सर टोटल मिला के आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल था, अमेजिंग था और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल था। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर हमारी ऑडियंस में से भी किसी की कोई क्वेश्चंस हैं या कोई क्योरीज हैं या कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आने वाले पॉडकास्ट में सर के साथ उन्हें ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कोई पॉडकास्ट पसंद आया हो और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजफुल अगर ये पॉडकास्ट रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और ऐसे ही नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। जय सिया राम। जय सिया राम।